हाँ जी बेटा, कल के टॉपिक में किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट आज चलो देखें भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, यानी नामकरण। अब बेटा इतना आपके पास भी समय नहीं है कि आपको नामकरण 11वीं क्लास वाले दोबारा से सिखाए जाए। तो मैं यहाँ पर केवल उन वर्ड्स को लिख रहा हूँ जो कि स्पेसिफिक है और बार बार आपको हर चैप्टर्स में आपको यूज करना है। ठीक है, तो आपको वो डायरेक्ट आपको वर्ड्स जो हैं वो याद रखने हैं, शब्दों को उनको याद रखें, सीधे उनका आपको प्रयोग करना है। जैसे CH3 CH2, CH3 CH2 CH2, CH3 CH CH3। एक चीज ध्यान रखें, जैसे मैंने ये CH3 नीचे लगाया है, आप इसको साइड में लगा सकते हो, बॉन्ड को नीचे कर सकते हो, बॉन्ड को ऊपर कर सकते हो। क्लियर? मतलब कुल मिलाकर के 3 कार्बन और बीच में बॉन्ड आएगा। इस बॉन्ड का मतलब है कि इससे आपको फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है। जो भी आप क्रियात्मक समूह पढ़ोगे उस क्रियात्मक समूह को आप इसमें ऐड कर दोगे। CH3 CH2 CH2 CH2, CH3 CH2 CH CH3, CH3 CH CH3 CH3। देखो इसका नाम क्या होता है? एथिल। बेटा एक आध बच्चा अननेसेसरी आप में से बोल रहा है, कोई मतलब नहीं, उसका फोकस तो इधर बोर्ड पर है नहीं। चलो बेटा चलो, आप खामा खा बोल रहे हो, क्लास अच्छी नहीं लग रही, नहीं पढ़ना तो घर बैठो बेटा। आप क्यों परेशान होते हो? 45 मिनट यहाँ खराब कर रहे हो, शायद एक आध क्लास और लगेगी उसमें 45 मिनट खराब कर रहे हो। ऐसा कुछ है नहीं कि आप नहीं आओगे तो आपकी प्रेजेंट नहीं सॉल्व हो जाएंगे, स्कूल वाला पैटर्न है नहीं। घर पे मौज मारो, मोबाइल यूज करो, नेट वेट चलाओ, तो यहाँ के परेशान हो रहे। अब यहाँ आ रहे हो तो ये ध्यान रखें हमें पढ़ना है, फिर बातें मत करो आप लोग। एथिल, इसके बाद ये क्या है? एन प्रोपिल। इसका नाम क्या है? एन प्रोपिल। इसको क्या कहेंगे? आइसोप्रोपिल। इसका नाम एन ब्यूटिल। इसको द्वितीयक ब्यूटिल। इसे क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटिल। आइसोब्यूटिल। CH3 C CH3 CH3 बॉन्ड क्या हो गया? तृतीयक ब्यूटिल। 5 से ज्यादा कार्बन आपको नहीं पढ़ने हैं, वैसे 4 से ज्यादा आपके लिए नहीं आते हैं, 5 अपन इसलिए लेके चलेंगे बाय द वे कोई एक आध एग्जांपल आपके लिए आ जाए तो आप उसमें परेशान ना हो। CH3 CH2 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 CH2। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी कंपटीशन की तैयारी की होगी, है क्या कोई बच्चा ऐसा? किसकी तैयारी की थी बेटा? है? और ये नीट की, IIT की, कोई ऐसा बच्चा? कोई नहीं। एक आपका BSc के बेसिस पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को आप चूज करके IIT जेम्स का एग्जाम दे सकते हो। कुछ बच्चों को पता होगी और कुछ को पता नहीं है। IIT जेम्स का एग्जाम सिमिलर उसी तरीके से है जैसे IIT का एग्जाम होता है। आपको MSc एक रेपुटेटेड कॉलेज से करने का मौका मिलता है और आपको आगे रिसर्च वगैरह में बेनिफिट्स आपको उससे मिलते हैं।
एग्जाम होता है बाकायदा, फरवरी में एग्जाम होता है और लगभग अक्टूबर में फॉर्म भरे जाते हैं। एक बार आप थर्ड ईयर के साथ दे सकते हो और एक बार थर्ड ईयर के बाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें केवल एक सब्जेक्ट आती है, जिस सब्जेक्ट को आप चूज करो। यदि किसी बच्चे को मैथ से एमएससी करनी है तो उसमें केवल मैथ आएगी, इसको केमिस्ट्री से करनी है उसमें केवल केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स वाले की केवल फिजिक्स आएगी, दूसरी सब्जेक्ट उसमें नहीं आती। तो आप थोड़ा सा सर्चिंग करते हुए आप ये सोचें आपको आगे क्या करना है। जैसे गधे दौड़ते हैं ना, जो अपने भरतपुर में एक भेड़ चाल चल रही है, उसको मत अपनाओ। बीएससी कर ली तो आप बीएड कर लें और तैयारी करेंगे टीचर की। अरे और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब लिमिटेड कंडीशन से अपने यहाँ, या तो बच्चा एसएससी की तैयारी करेगा या पुलिस में कांस्टेबल की तैयारी करेगा या बाकी अलावा टीचर की तैयारी करेगा। 3-4 फॉर्म के अलावा चौथा फॉर्म भरतपुर में बच्चा भरता ही नहीं है। और जबकि आप पर ईयर देखेंगे तो हजारों लाखों तादाद में जगह जगह निकलती है, आपकी बहुत सारी वैकेंसी निकलती है। ठीक है, तो आप उनको देखें आप और उसी के बेसिस पे अपनी वर्किंग करेंगे। अब आप सेकेंड ईयर में हो और थर्ड ईयर में आपको डेफिनेटली कोई ना कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आपको आगे जाना है। अभी से आप सर्चिंग करें क्या आप आगे कर सकते हो और आपको क्या करना है। टीचर ही बनना है तो बात अलग है भैया, पुलिस में ही जाना है वो बात अलग है, फिर तो कुछ नहीं करना, फिर तो अभी से तैयारी करो। बीएससी भी क्यों कर रहे हो, फिर तो बीए करते आप जब बीएससी कर रहे हो तो कुछ अच्छा करने के लिए कर रहे हो, कोई बढ़िया जगह पर पहुंचने के लिए कर रहे हो, तो उसका यूज करो बेटा। और यूज तभी होगा जब आप प्रॉपरली अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे। फर्स्ट ईयर आपने खत्म कर ली, सब बच्चों की साफ है लगभग, प्रमोट हुए हैं, मजे लिए हैं कोरोना के और मस्त रही है सब, नीलबटा सन्नाटा है सबके साथ में, किताबों में से कुछ भी पूछ लो सब गायब है। तो इसलिए अब सेकंड ईयर को बढ़िया करो जिससे आगे काम आएगी। चलो देखें तृतीयक ब्यूटिल, इसके बाद ये क्या हो गया, एन पेंटिल, इसका नाम सक्रिय द्वितीयक पेंटिल, सक्रिय द्वितीयक पेंटिल, इसका नाम केवल द्वितीयक पेंटिल। देखो सक्रिय शब्द हम कब लगाते हैं, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, सक्रिय शब्द हम कब लगाते हैं, जब क्रेल कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है भैया, तो क्रेल कार्बन उपस्थित होगा, तो इसमें ये क्रेल कार्बन है इसलिए हमने सक्रिय लगा दिया, इसमें क्रेल कार्बन नहीं है इसमें हम सक्रिय नहीं लगाएंगे। इस पर देखें भैया क्या नाम हो गया, आइसोपेंटिल। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम कर क्यों रहे हैं इसको, अभी 1 मिनट बताओ। हेलो नमस्कार साहब, आप अभी मेरे को 9:45 के बाद कॉल करिए, आप मैं क्लास में हूँ अभी। हाँ हाँ, टीसी तो तभी तैयार होगी सब, पूरी फीस जमा हो जाएगी दोनों की। नहीं हो पाएगी सब, दोनों की एक संगी निकलेगी। और टीसी तो मैंने अभी आपको सुबह भी बता दिया, पहले एफिडेविट लगेगा कोर्ट का, कब निकलेगी। हाँ आप स्कूल आके बात करियो, मैं क्लास में हूँ अभी शाम में। हाँ भाई, आइसोपेंटिल क्लियर भैया। इसके बाद CH3CH3CH3CH3 ये हो गया, क्या बन गया ये, सक्रिय आइसोपेंटिल, सक्रिय आइसोपेंटिल। सक्रिय सब वही क्रेल कार्बन की वजह से, 5 कार्बन, 4 से ज्यादा कार्बन यदि हैं और उसमें क्रेल कार्बन है तो हम सक्रिय शब्द लगाते हैं। मतलब 5 से कम कार्बन में हम सक्रिय शब्द नहीं लगाते। होने को क्रेल कार्बन देखो इसमें भी है, लेकिन हमने सक्रिय शब्द नहीं लगाया क्योंकि 4 कार्बन, 5 होते या 5 से ज्यादा हैं तो ही हम सक्रिय शब्द लगाते हैं। ठीक है, तो पहले इनको लिखे फटाफट आप।
इसको ले आओ बेटा सामने वाले रूम। इधर के लिख लिए होंगे शायद बेटा। CH3 C CH3 CH2 CH3 तृतीयक पेंटिल। सक्रिय पेंटिल। पानी दे दो इसको भाई। नियोपेंटिल। ये आपके 5 कार्बन तक के सभी आपके ग्रुप हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं या C6H5 लिख सकते हैं या फिर PH लिख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फेनिल। क्या कहा जाएगा इसको बेटा? फेनिल कहा जाएगा। CH2 और C6H5 CH2 या PHCH2, इसको क्या कहते हैं? बेंजिल कहते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH बाइनिल। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एलिल। ये आपको याद रखनी है। अब इनका यूज क्या है कि आपको केवल और केवल जो भी आपको कंपाउंड दिया उसमें से क्रियात्मक समूह को हटाकर जो समूह रह गया उसका नाम लिखना है और लास्ट में क्रियात्मक समूह लगा देना। जैसे इधर के लिख गए भैया, इस साइड के कोई रह तो नहीं गया इधर वालों में, नीचे के जो रह गए 3। देखो भाई 1 मिनट बोर्ड पर देखें बेटा। CH3 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 OH, हमें इसका नाम लिखना है। आप क्या करोगे? इस ग्रुप का नाम जो आपको लिखाया है वो देख लो आप क्या है? तृतीयक ब्यूटिल। आपको वो नाम लिखना है और उसके बाद OH को हम क्या कहते हैं? एल्कोहल, वो लिख देना है। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। बोलो भाई डाउट? क्लियर पॉइंट? यदि आप कहो कि सर यदि हम OH नहीं लगाएं कोई दूसरा लगा दें तो उसका भी नाम यही होगा। हमने यहाँ NH2 लगा दिया। NH2 का मतलब एमीन, तो हम क्या करेंगे? नाम यही होगा तृतीयक ब्यूटेल एमीन। क्लियर भाई? ऐसे समूह बहुत हैं बेटा, लेकिन मैंने आपको सिलेक्टेड लिखा दिए हैं जो बार बार आपके लिए काम आएंगे। आपको 5 कार्बन के याद नहीं रहे तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 कार्बन तक के आपको याद रखने हैं। ब्यूटेल तक तो आपको निश्चित रूप से याद रखना।
लिख गया भाई? हाँ जी, लिख गया सभी का बेटा? चले नेक्स्ट। विरेचन विधियां। किसकी विरेचन विधियां पढ़ रहे हैं भैया? वो हम एल्कोहल के। और एल्कोहल में भी कौन से एल्कोहल? केवल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जिनमें केवल एक OH होगा, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक की बाद में अपन को पढ़नी। पहली विरेचन विधि हम पढ़ते हैं इसमें एल्कीन से। हमें एल्कीन से एल्कोहल बनाना है, और उसमें भी पहली अभिक्रिया है उत्प्रेरकीय जल योजन। उत्प्रेरकीय जल योजन यानी किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम एल्कीन पर किसका योग कराएंगे? H2O का। जब अम्ल की उपस्थिति में एल्कीन पर H2O जोड़ा जाता है तो एल्कोहल का निर्माण होता है। देखो भाई बोर्ड पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसकी अभिक्रिया कर रहे हैं? एल्कोहल की। H2O किसकी उपस्थिति में? अम्ल यानी कि H2SO4 की उपस्थिति। आपको पेपर में H2O प्लस सांद्र H2SO4 लिखा आ सकता है, या केवल तनु H2SO4 लिखा आ सकता है। आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें केवल आपको अभिक्रियाओं को पूरा करना होगा। आपको करीब 10 से 11 अभिक्रियाएं दे रखी होंगी और उसमें आपसे 7 अभिक्रियाओं को पूरा करवाएगा। जैसे इतनी सी अभिक्रिया दे दी, इसको पूरा करो। ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे। सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत इजी अभिक्रियाएं आती हैं, और ऐसा क्वेश्चन जिसमें पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। नंबर नहीं कटते उसमें, यदि आपका सही है तो पूरे ही मिलेंगे आपको। अब हम यहां अभिक्रिया करें तो ये बॉन्ड टूटेगा भैया, ये प्लस और ये बॉन्ड टूटेगा, एक पर प्लस एक पर माइनस। सममित है। सममित का मतलब यहां से काटेंगे, एक जैसा है दोनों तरफ से, तो सममित कहते हैं इसको। तो कहीं भी हम क्या जोड़ दें? H, और कहीं भी क्या जोड़ दें? लेकिन बॉन्ड टूटेगा उसके बाद जुड़े। तो क्या हुआ भैया? CH2 दो बॉन्ड थे, एक टूट गया, एक बचा। CH2 पर H जुड़ गया, इस पर क्या जुड़ गया? OH। क्या बन गया? एल्कोहल। बात समझ में आई भाई? यदि मैं यहां पर असम्मित ले लूं और इसका योग किया जाए H2O का सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, अब देखो ये हमने काटा, यहां से दोनों पार्ट बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये कैसी एल्कीन है? असम्मित एल्कीन है। और यदि असम्मित एल्कीन है तो उस पर किसी भी यौगिक का योग मार्कोनिकॉफ के अनुसार होगा। क्या कहता है मार्कोनिकॉफ? अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। देखो दो हाई कार्बन दिख रहे हैं आपको, एक और एक, जो किससे जुड़े हुए हैं? द्विबंध से। इस पर कितने हाइड्रोजन है? इस पर कम है। इस वाले पर तो OH कहां जुड़ेगा? यहां। और H कहां जुड़ेगा? यहां। बात समझ में आई भैया? तो क्या बन गया भैया? CH3CH, एक बॉन्ड टूट गया, H यहां, OH यहां। बोलो भैया डाउट? क्लियर पॉइंट? तो ये क्या है? यहां पर एल्कोहल बन गया।
प्रॉब्लम कोई भाई? आगे बात समझ में ये, तो लिखो पहले इसको, फिर मार्कोनिकॉफ का नियम लिखाऊं मैं आपको इसमें। लिख गया? चलो आगे, मार्कोनिकॉफ का नियम। लेकिन जब किसी असम्मित एल्कीन पर, जब किसी असम्मित एल्कीन पर किसी अभिकर्मक का योग किया जाता है, किसी अभिकर्मक का योग किया जाता है, तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है, उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जिस पर, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब भैया, अब किसी बच्चे को पहले इसमें अभिक्रिया में कोई प्रॉब्लम समझ में आ गई सभी को? अब हम इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं। भाई क्रियाविधि क्या हो, हेडिंग डालेंगे जलयोजन की क्रियाविधि। देखो हम इसी असम्मित एल्कीन को ले लेते हैं,
इस पर हमने किसका योग किया, H2O का, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। पहला पद स्टेप नंबर 1, प्रोटॉन का योग। किसका योग पढ़ रहे हैं हम, प्रोटॉन का। और जब प्रोटॉन का योग होगा तो इसका नाम हम दूसरा भी लिख सकते हैं, कार्बोनाइन का निर्माण। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन भी बनेगा इसमें। सबसे पहले H2SO4 टूट जाएगा, क्या देगा, H+ और माइनस, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, कौन जाके जुड़ेगा, H+। कहाँ जुड़ेगा, कहीं भी जुड़ जाएगा, हम पहले जोड़ लेते हैं, H+, H+। हो सकता है H यहां जुड़े और हो सकता है H यहां जुड़े, हमें क्या पता कहां पर जुड़ेगा। क्रियाविधि पढ़ रहे हैं तो इसी का हमें सॉल्यूशन भी करना होगा कि कौन सा समूह कब जुड़ेगा। H+ यदि यहां जुड़ता है तो यहाँ कौन सा आवेश होना चाहिए, हाँ बेटा, माइनस। जब इस पर माइनस होगा तो इस पर प्लस होगा, तो दैट्स मीन्स यदि हमने यहां H जोड़ा है तो प्लस आवेश यहां रह जाएगा, और यदि H को यहां जोड़ोगे तो प्लस कहां रह जाएगा, तो CH3 CH CH2 H+। क्लियर भाई, ये क्या बन गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन कार्बोनाइन। कितनी डिग्री है, 2 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव है। ये कार्बन 2 डिग्री है, इस पर पॉजिटिव है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इस पर 1 डिग्री पर है, 1 डिग्री कार्बोनाइन। आपने फर्स्ट ईयर में कार्बोनाइन पढ़ा था और वहां उसके स्थायित्व का क्रम भी पढ़ा था, क्या था, 1 डिग्री सबसे कम, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। हमारे पास 1 डिग्री और 2 डिग्री में से कौन ज्यादा स्थायी है, 2 डिग्री, इसलिए अधिक मात्रा किसकी बनेगी, 2 डिग्री। इसीलिए हम इसको आगे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसको आगे नहीं शो करेंगे, इसको करेंगे ऊपर वाले। पद नंबर 2, पहले पद में बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर, पहला पॉइंट, H2O का योग, H2O का CH3 CH CH2H यहां है, ये पॉजिटिव है, H2O जुड़ेगा। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी क्योंकि पॉजिटिव है, ऑक्सीजन लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इसको आसानी से क्या दे देगा, लोन पेयर। और जैसे ही ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा, OH, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए प्लस। क्लियर भैया, लेकिन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा होती है, पूरी आवर्त सारणी में विद्युत ऋणता के मामले में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर पर ये। तो इस पर प्लस तो आ ही नहीं सकता, स्टेबल ही नहीं है, अस्थायी है। तो ये तीसरे स्टेप में क्या करता है, प्रोटॉन का विलोपन, प्रोटॉन का निष्कासन या विलोपन। CH3 CH OH CH3 प्लस। आपको याद रखना है कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि ऑक्सीजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उल्टा चलता है। यदि कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइड्रोजन से लेगा, और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन से। अब इसने किसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कार्बन को, तो किससे लेगा, हाइड्रोजन से, तो ये इसने यहां पर ले लिया। और जैसे ही ये यहां पर इलेक्ट्रॉन लेगा ये क्या बन गया, CH3 CHOH CH3 प्लस H, बचा हुआ H+, HSO4 माइनस जो यहां रह गया था उससे रिएक्शन करके वापस क्या बना लेगा, H2SO4, और ये क्या बन गया यहाँ पर, एल्कोहल। नाम क्या है इस एल्कोहल का,
आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल लिख लेंगे। अब बेटा एक बार सभी बच्चे इसको गौर से देख करके जिसको जहां प्रॉब्लम है वो पूछ लें एक बार। क्रियाविधि आपके लिए सेकंड ईयर में कम से कम 1 या 2 आपके लिए डेफिनेटली आएंगी, और एक क्रियाविधि लगभग 3.5 से 4 नंबर की आती है। आपको प्रॉपर लिखना है, एरो बनाने हैं। आपने 12th तक पढ़े थे, आप एरो नहीं बनाते थे, लेकिन यहां आपको इस तरीके से एरो इंडिकेट करके आना कंपलसरी है। आप एरो नहीं दिखाओगे तो वो क्रियाविधि नहीं मानी जाती। ठीक है भाई, अब एक बार गौर से इसको देख लें और जिसको जहां दिक्कत आ रही है वो पूछे। क्लियर है पॉइंट भैया? शर्माने की जरूरत नहीं है, जहां नहीं आ रहा है उसे आप 10 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ तो जाए यहां से और बाद में पता पड़े कोई समझ में नहीं आई, उसका फिर कोई मतलब नहीं है। आगे समय में क्रियाविधि भैया लिख लें इसको। आपका सबका सेम टाइम है कि 2 टाइम है आपके, है बेटा? मतलब फिर कोई बच्चा किसी टाइम पर, कोई बच्चा किसी टाइम पर। एक मिनट बेटा, आपकी क्लास कितने बजे है? पहली क्लास 9 बजे। 9:10 तक जो बच्चा आ जाएगा, ये 5-1 मिनट लेट हो गया कोई बात नहीं, वो अलाउड होगा। उसके बाद आए तो कृपया उस वाले सामने वाले रूम में बैठ जाएगा। ठीक है, आप बीच बीच में आते रहते हो, पूरी क्लास डिस्टर्ब करते रहते हो आप। बेटा जिस पर प्लस आएगा उसके अपोजिट कार्बन पर एच जुड़ेगा। अभिक्रिया के दौरान बनने को दोनों ही उत्पाद बनते हैं, इसका भी उत्पाद बनता है और इसका भी बनता है, लेकिन इसकी मात्रा 5% के समथिंग होती है, इसकी 95 के समथिंग होती है, तो हम इसी को इंडिकेट करते हैं, इसको नहीं करते हैं। और कई बार किताबों में दोनों इंडिकेट किए होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है वहां पर।
अभी आपको बताया है, यहाँ हम तनु H2SO4 भी लिख सकते हैं और H2O प्लस सांद्र H2SO4। ये दो अभिक्रियाएं आपको दी हुई हैं, दोनों आपको कंप्लीट करके लानी है। ठीक है, आप इनको कंप्लीट करके लाओगे घर से, जो आज कराई है उसी पर बेस्ड हैं। हाँ, डायरेक्टली आपको करना। ठीक है भैया, सभी करके लाएं, ऐसा नहीं कि हाँ भाई कोई बात नहीं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। भैया बोलो भाई, किसी को कुछ? ये जो हम लिखते हैं ये संरचना क्या कहलाती है? बंद रेखा सूत्र। इस तरीके से लिखते हैं वो बंद रेखा सूत्र कहलाता है, इस तरीके से लिखते हैं वो संरचना सूत्र कहलाता है। बंद रेखा सूत्र का मतलब जहां भी जॉइंट हैं, मुड़े हुए सिरे हैं या फिर खुले हुए सिरे हैं, वो सभी क्या होते हैं? कार्बन। जहां भी जॉइंट दिखाई दे रहे हैं या फिर खुले हुए सिरे दिखाई दे रहे हैं, वो सभी क्या है? कार्बन। लाइनों की संख्या किसको बताती है? बंदों की संख्या। जैसे ये दोनों जॉइंट हैं, इसका मतलब 2 कार्बन है यहाँ, और दोनों कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यदि हम यहां देखें हैं कि यहाँ दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। दूसरी चीज, कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन यहां निरूपित नहीं किए जाते। यहां कितने हाइड्रोजन है इस कार्बन पर? आपको खुद लगाने पड़ेंगे। कैसे लगाएंगे? इस कार्बन से कितने बॉन्ड निकल रहे हैं टोटल? 2, एक इधर एक इधर। टोटल संयोजकता कितनी होती है? 4। जितने बॉन्ड निकल रहे हैं उनको 4 में से माइनस करके H उतने यहां लिखे जाएंगे। तो यहां कितने H हो गए? 2। ठीक है, एचओ को बंद रेखा सूत्र में निरूपित नहीं किया जाता है, आपको दिखाया नहीं जाता है। आपको खुद उनको आइडेंटिफाई करना होता है और उसके बेसिस पर आपको मार्कोनिकॉफ का नियम लगाना होगा। क्लियर भैया? चलो बाकी का फिर कल, किसी को और कुछ पूछना हो वो बोलें।